पूरे कस्बे में यह खबर फैल गई थी कि सेवा सिंह की बारात लौट आई है और वह अपनी बहू को लेकर आ गया है। छोटा सा पहाड़ी कस्बा, मुश्किल से 200 मकान, 8-10 दुकानें, एक इंटर कॉलेज और ब्लॉक कार्यालय, बस यही सब मिलकर वह कस्बा बनता था। सभी एक दूसरे से परिचित थे और सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। खबर सुनते ही कस्बे की औरतें अपने अपने काम छोड़कर सेवा सिंह के यहाँ पहुंचना शुरू हो गई थी। देखते ही देखते वहां औरतों का जमघट लग गया था। सबके मन में सेवा सिंह की बहू को देखने की गहरी उत्सुकता थी। सभी रस्में पूरी करने के बाद सेवा सिंह की मां ने अपनी बहू को सबके सामने लेकर आई। बहू की सुंदरता देख सारी औरतें उसे अपलक निहार रही थी। वह बहुत सुंदर थी। मां के इशारे पर उसने बड़ी श्रद्धा से कस्बे की सारी औरतों के पैर छुए। बहू की सुंदरता और शालीनता ने सभी औरतों का मन मोह लिया। सभी औरतों ने बहू को जी भरकर आशीषें दी। औरतों ने सेवा सिंह की मां को बधाई देते हुए कहा, बहुत सुंदर और सुशील बहू लेकर आया है तुम्हारा बेटा सेवा सिंह। वो हमारे कस्बे की अब तक की सबसे सुंदर बहू है। सेवा सिंह की मां खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। सेवा सिंह अनीता जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद खुश था। अनीता घरेलू कामों में बहुत निपुण थी। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती कि सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। सेवा सिंह का परिवार बहुत छोटा था। वह, उसकी बड़ी बहन रीना और माँ। जब सेवा सिंह 8 वर्ष का था तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माँ ने ही उसे पाला पोसा था। रीना की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। अपनी शादी के बाद पहली बार रीना अपने भाई की शादी में 10 दिन अपने मायके में रुकी। अनीता ने अपने व्यवहार और आत्मीयता से रीना का दिल जीत लिया। वह अनीता जैसी सुंदर और प्यार करने वाली भाभी पाकर बड़ी खुश थी। सेवा सिंह की माँ अपनी बहू को आशीषें देते नहीं थकती। सेवा सिंह कस्बे के इंटर कॉलेज में चतुर श्रेणी कर्मचारी था। उसके वेतन से घर का खर्चा आराम से चल जाता था। हंसी खुशी के बीच कब 8 साल गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। अब सेवा सिंह 2 बेटों का पिता बन चुका था। बड़ा बेटा विकास सिंह 5 साल का और छोटा बेटा अनूप सिंह 3 साल का हो गया था। दोनों दादी दादी करके सेवा सिंह की माँ के पीछे पीछे दौड़ते तो वो फूले नहीं समाती। घर में बच्चों की हंसी और किलकारियों गूंजती रहती। बड़ी हंसी खुशी के साथ दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सेवा सिंह की माँ इस दुनिया से चल बसी। अनीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कई दिनों तक रिश्तेदार एवं कस्बे के लोगों का आना जाना लगा रहा। अनीता को अपनी सास की कमी बहुत खलती। कई दिनों तक वो बहुत गुमसुम सी रही। कहते हैं कि समय का मरहम बड़े बड़े से घाव को भर देता है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया और जिंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर चल निकली। एक दिन अनीता ने सेवा सिंह से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। यह सुनकर सेवा सिंह बड़ा खुश हुआ। अनीता हाई स्कूल पास थी। सेवा सिंह ने अपने कॉलेज से ही अनीता का इंटर का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया और उसे किताबें लाकर दे दी। अनीता को पढ़ने में बड़ी रुचि थी। वह घर का सारा काम निपटाने के बाद पढ़ने बैठ जाती और देर रात तक पढ़ती रहती। बच्चों का और सेवा सिंह का वह पहले की तरह ही पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे परीक्षा पास आ गई। अनीता ने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। जब परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो अनीता 2nd डिवीजन पास हुई थी। अनीता और सेवा सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अनीता की आगे पढ़ने की इच्छा और बलवती हो गई थी। उस कस्बे में इंटर तक की शिक्षा की ही व्यवस्था थी। अनीता के आग्रह पर सेवा सिंह ने जिला मुख्यालय के कॉलेज से उसका बीए प्रथम वर्ष का प्राइवेट फॉर्म भर दिया। अनीता पर पढ़ाई की धुन इस तरह सवार थी कि उसने बिना किसी ट्यूशन के 3 साल में अच्छे नंबरों के साथ बीए उत्तीर्ण कर लिया। बच्चे अब बड़े हो गए थे और कॉलेज जाने लगे थे। अनीता घर के कामों और बच्चों की देखभाल में कोई कोताही नहीं बरतती थी। सेवा सिंह का भी वह पूरा ख्याल रखती। इन सब से सेवा सिंह का अनीता के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो गया था। एक शाम बातों ही बातों में अनीता ने सेवा सिंह से कहा
कि वह बीटीसी करना चाहती है। पहले तो सेवा सिंह आनाकानी करने लगा। वह अनीता को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं था, मगर अनीता द्वारा काफ़ी मान मनोबल करने तथा काफ़ी समझाने के बाद वह उसे बीटीसी कराने के लिए तैयार हो गया। सेवा सिंह के कॉलेज में जिले के शिक्षा अधिकारी आते जाते रहते थे। सेवा सिंह उनकी बड़ी सेवा करता था, इसलिए सब सेवा सिंह से बड़े खुश रहते थे। सेवा सिंह ने अधिकारियों की बड़ी खुशामद करके अनीता का एडमिशन बीटीसी में करा दिया। उस समय बीटीसी में प्रवेश के लिए आजकल जैसी मेरिट नहीं बनती थी, इसलिए अधिकारियों की सिफारिश काम कर जाती थी। अनीता का एडमिशन पड़ोस के ही मैदानी जिले की डाइट में हुआ था। अब 2 साल अनीता को वहीं रहना था। सेवा सिंह उसके साथ गया और भागदौड़ करके एक परिवार में उसे कमरा किराए पर दिला दिया। अनीता वहीं रहकर बीटीसी की पढ़ाई करने लगी। वह हर शनिवार की शाम को घर आ जाती और सोमवार सुबह जल्दी वापस लौट जाती। रविवार को वह सबके लिए कोई न कोई खास व्यंजन बनाती। वह दिन भर काम में लगी रहती और बच्चों तथा सेवा सिंह के लिए हमेशा कुछ न कुछ बनाकर रख जाती। अब सेवा सिंह पर घर के काम का बोझ बढ़ गया। बच्चे भी बड़े हो गए थे और वे सेवा सिंह का हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए और बीटीसी करने के बाद अनीता घर लौट आई। अनीता के लौट आने से परिवार में फिर हंसी खुशी का माहौल बन गया था। सेवा सिंह खुद केवल कक्षा 8 पास था, मगर उसे इस बात पर बड़ा गर्व होता था कि उसकी पत्नी ने बीटीसी कर ली है और 1-2 साल बाद वह टीचर बन जाएगी। अनीता फिर से अपनी गृहस्थी में रम गई। उसकी दुनिया तो बस अपने बच्चों और पति सेवा सिंह तक ही सीमित थी। इनकी खुशी के लिए वह दिन रात काम में जुटी रहती। बड़ी हंसी खुशी के साथ समय गुजर रहा था। ऐसे में ही एक दिन डाक से अनीता का नियुक्ति पत्र आ गया। जहाँ से उसने बीटीसी की थी, उसी मैदानी जिले में उसकी नियुक्ति टीचर के रूप में बेसिक स्कूल में हुई थी। नियुक्ति पत्र देखकर सेवा सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वह अपने कॉलेज में और आस पड़ोस में सबको बता आया था कि उसकी पत्नी अनीता टीचर बन गई है। मगर अनीता ज़्यादा खुश नहीं थी। उसने सेवा सिंह से कहा कि तुम सबको छोड़कर मैं इतनी दूर नौकरी करने नहीं जाऊंगी। ट्रेनिंग की बात और थी, केवल 1.5-2 साल रहना था, मगर अब तो पता नहीं कितने साल वहां अकेले रहना पड़े। ऐसी नौकरी से क्या फ़ायदा जो पति और बच्चों से ही दूर कर दे। सेवा सिंह ने उसे समझाया कि देखो, बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाकर बड़ा आदमी बना सके, इसके लिए तुम्हारा नौकरी करना ज़रूरी है। सेवा सिंह के बहुत समझाने बुझाने के बाद किसी तरह अनीता नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी। सेवा सिंह खुद उसे वहां छोड़ने गया। संयोग से पुराने मकान मालिक के यहाँ ही एक कमरा खाली मिल गया। अनीता वहां रहकर नौकरी करने लगी। समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। अनीता को सर्विस करते करते 8 साल हो गए थे। बच्चे बड़े हो गए थे। एक बीटेक कर रहा था और दूसरा बीएससी। सेवा सिंह बड़ा खुश था। इधर कुछ दिनों से सेवा सिंह अनीता के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन अनुभव कर रहा था। अब वह अपने कपड़े और बनाव श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। वह सेवा सिंह से कुछ खिंची खिंची सी रहती। पिछले 3 रविवार बीत गए थे, अनीता घर नहीं आई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए सेवा सिंह को बड़ी चिंता हो रही थी। उसने सोचा कि सर्विस का मामला है, हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ पाई हो। जब चौथे रविवार को भी अनीता नहीं आई तो सेवा सिंह बहुत परेशान हो उठा। उस समय आज की तरह मोबाइल की सुविधा नहीं थी। कुछ संपन्न लोगों के यहाँ बड़े दफ्तरों में टेलीफोन लगे थे, इसलिए डाक के अलावा हाल चाल जानने का और कोई साधन नहीं था। सेवा सिंह ने रजनी के मकान मालिक के पते पर पत्र भेजकर अनीता से शीघ्र घर आने के लिए लिखा। जब पत्र का भी कोई जवाब नहीं आया तो सेवा सिंह को अनीता की बहुत चिंता होने लगी। वह महानगर जा पहुंचा। वह सीधे अनीता के कमरे पर पहुंचा, मगर अनीता वहां नहीं थी। मकान मालिक ने रूखे स्वर में कहा, अनीता अब यहाँ नहीं रहती है, उसने तो दूसरा कमरा किराए पर ले लिया है। आज सेवा सिंह को मकान मालिक का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सेवा सिंह के बहुत मिन्नतें करने पर उन्होंने
अनीता के नए मकान का पता बताया था। सेवा सिंह पता ढूंढते ढूंढते जहां वहां जा पहुंचा। अनीता उस समय कमरे पर नहीं थी, वह कहीं गई हुई थी। सेवा सिंह वहीं बैठकर अनीता का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद अनीता आई। उसके साथ एक आदमी था जिससे अनीता खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी उम्र सेवा सिंह से 8-10 साल कम रही होगी और वह देखने भालने में बड़ा हैंडसम था। अचानक सेवा सिंह को देखकर अनीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा रंग जा रहा था। सेवा सिंह बोला, तुम कैसी हो अनीता? मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। अनीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आई अनीता? सेवा सिंह ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। अनीता ने अब अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। वह सेवा सिंह की ओर देखते हुए रूखे स्वर में बोली, घर? कैसा घर? अब मैं वहां कभी नहीं आऊंगी। सेवा सिंह को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि अनीता शायद मजाक कर रही है। वह अनीता के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, ऐसा क्यों कह रही हो अनीता? क्योंकि वह घर अब मेरा नहीं रहा। यह राजीव है और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अनीता ने सपाट स्वर में कहा। क्या? हैरत से सेवा सिंह कभी अनीता को देख रहा था तो कभी राजीव को। उसने सपने में भी गुमान नहीं था कि अनीता ऐसा गुल खिलाएगी। इसके बाद सेवा सिंह ने अनीता को मनाने, घर ले जाने की हर संभव कोशिश की। उसे बच्चों की ममता का भी वास्ता दिया, मगर अनीता पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उस पर तो राजीव के प्यार का रंग चढ़ा हुआ था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर सेवा सिंह के साथ घर जाने को तैयार नहीं हुई। सेवा सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या यह वही अनीता है जो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। अंत में अनीता ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सेवा सिंह के दिल को चीर कर रख दिया था। वह बोली, मुझे तो यह बताते बड़ी शर्म आती है कि मेरे पति एक चपरासी हैं। यह सुनकर सेवा सिंह काफी देर तक बुद्ध बना वहां खड़ा रहा। फिर बिना एक शब्द कहे वह वहां से चला आया। सेवा सिंह के बेटे अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला तो वे भी अपनी माँ को मनाने उनके पास गए, मगर अनीता ने दो टूक कह दिया कि अब वह किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसकी आंखों पर तो राजीव के प्यार का चश्मा लगा हुआ था, इसलिए वह अपने निर्णय पर अडिग रही। बच्चों की ममता से भी उसका दिल नहीं पसीजा। इस घटना को 20 साल बीत गए। अनीता की बेवफाई से सेवा सिंह बुरी तरह टूट गया था। उसके दिल का चमन उजड़ चुका था। लाख कोशिश के बाद भी वह अनीता के प्यार को भूल नहीं पाया था। हर समय मुस्कुराते रहने वाला सेवा सिंह बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा। उसका बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया और छोटा प्रोफेसर। दोनों चाहते थे कि पापा उनके पास आकर रहे, मगर सेवा सिंह अपने घर को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस घर से अनीता की यादें जुड़ी हुई थी। गम को भुलाने के लिए वह शराब पीने लगा, मगर शराब के नशे में भी अनीता की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। सेवा सिंह 58 साल का हो गया था। उसके रिटायरमेंट में अब केवल 2 साल रह गए थे। वह बिल्कुल बूढ़ा लगने लगा था। कॉलेज बंद हो जाने के बाद भी वह कभी कभी घंटों कॉलेज में बैठा रहता। शाम के 5 बज गए थे। सब लोग कॉलेज से जा चुके थे, मगर रोज की भांति आज भी सेवा सिंह कॉलेज में ही बैठा हुआ था। वह जाने किन विचारों में खोया हुआ था। तभी उसने कॉलेज के गेट में से किसी व्यक्ति को घुसते देखा। इस समय कौन हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। चारों ओर हल्का सा धुंधला सा छाने लगा, इसलिए सेवा सिंह उसे पहचान नहीं पाया। वह धीरे धीरे चलता हुआ सेवा सिंह के पास आकर रुक गया। सेवा सिंह ने जब गौर से उसके चेहरे की ओर देखा तो वह चौंक गया। वह अनीता थी। कभी बेहद सुंदर लगने वाली अनीता का चेहरा सूख कर काला पड़ चुका था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र लग रहा था। इससे पहले कि सेवा सिंह कुछ कहे, अनीता बोली, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मैं अपने साथ हुए विश्वासघात और जुल्मों की कहानी सुनाकर आपके दिल को दुखाना नहीं चाहती। फिर अब तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? सेवा सिंह ने उसको घूरते हुए कहा। देखो, मैं इस दुनिया में अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ।
मेरी दिली इच्छा है कि जिस घर में मेरी डोली आई थी उसी घर से मेरी अर्थी निकले, अनीता भावुक स्वर में बोली। सेवा सिंह सोच में पड़ गया। अनीता के बहुत अनुनय विनय करने पर सेवा सिंह का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि अब यह घृणा की नहीं दया की पात्र है। वो उसे अपने घर ले आया। अपने घर आकर अनीता के बेजान शरीर में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई थी। अगले दिन उसने अपना पूरा घर साफ किया। उसका चेहरा एक अजीब से उत्साह से दमकने लगा था। तीसरे दिन अचानक अनीता की हालत बिगड़ गई। उसकी सांस बहुत अटक अटक कर चलने लगी। सेवा सिंह डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए उठा, मगर अनीता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अब बचूंगी नहीं। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपकी गोद में सिर रखकर इस दुनिया से विदा लूं। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? सेवा सिंह अनीता के पास बैठ गया और उसने अनीता का सिर अपनी गोद में रख लिया। आपको मैं बता नहीं सकती कि क्या आपने मेरा सिर अपनी गोद में रखकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अनीता ने सजल नयनों से सेवा सिंह की ओर देखते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सेवा सिंह ने उसे दिलासा दिया। अब अनीता के चेहरे पर न तो अपने पति के साथ किए विश्वासघात का अपराध बोध था और न ही दूसरे पति राजीव द्वारा दिए गए छलावे की प्रवंचना, बल्कि उसका चेहरा तो अपने पहले पति के प्रति निश्चल प्रेम की अलौकिक आभा से दमक रहा था। स्नेह भरी नजरों से एक बार उसने सेवा सिंह की ओर देखा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर देखते ही देखते उसकी आंखें पथरा गई थी, क्योंकि अनीता ने उस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कड़क स्वभाव वाली अम्मा यूं लाड़ कभी नहीं जताती जब तक कि कोई खास बात ना हो। नेहा सुबह से ही देख रही थी कि अम्मा का मूड जरा बदला हुआ है, बल्कि रोज से बेहतर है, वरना सुबह से ही अम्मा कई बार टोका टोकी कर चुकी होती। रसोई से आ रही कढ़ी की छौंक की तीखी सुगंध उसकी नाक से टकराई। कढ़ी की भनक लगते ही नेहा भागकर रसोई की ओर लपकी, तभी डाइनिंग टेबल से जोर से टकराते टकराते बची और छन्न से जब टेबल पर रखी चम्मच नीचे गिरी तो अम्मा चिल्लाकर बोली, अरे दिख नहीं रहा है क्या, और दौड़ काहे को रही हो? अरे अम्मा, कढ़ी की सुगंध खींच लाई मुझे यहाँ तक, जरा कढ़ी चखाओ ना। नेहा अम्मा की डपट को नजरअंदाज करते हुए बोली। अम्मा ने चुपचाप एक छोटी कटोरी में कढ़ी डालकर कटोरी नेहा की ओर बढ़ा दी। नेहा तो बेसब्र थी ही हल्की पीढ़ी रंगत लिए कढ़ी की पकौड़ियों से निकलती भाप की परवाह किए बिना ही उसे चम्मच से काटा और फूंक फूंक कर मुंह में डाल लिया। ओहो, क्या लज्जतदार कढ़ी बनी है अम्मा, और इसमें डली हींग ने तो इसका स्वाद ही दुगना कर दिया है। माँ, जी करता है कि तुम्हारे हाथों को चूम लूं। अरे लड़की, परे हट, सारे दिन बस मस्खरी करती फिरती है। मुझे अभी ढेरों काम है। ये नहीं कि मेरे कामों में हाथ बटा दे। कभी कम से कम लिविंग रूम को तो सहेज देती, या फिर कुशन कवर ही बदल देती। लंच करीब करीब तैयार ही है। रीना मौसी, मौसा जी और बच्चे अब स्टेशन पहुंचने ही वाले होंगे। मैंने किशन को गाड़ी लेकर स्टेशन भेज दिया है रिसीव करने। बस आते ही होंगे वे लोग। तू भी तैयार हो ले, कहकर अम्मा अपने काम में लग गई। दरअसल रीना मौसी अम्मा की सगी बहन नहीं थी, पर अम्मा उन्हें सगी से भी ज़्यादा मानती थी। नाना जी की मृत्यु माँ के बचपन में ही हो गई थी और नानी जी भी उनके शोक में जल्दी ही चली गई। बाद में रीना मौसी के पिताजी यानी सुधीर नाना जी ने ही अम्मा को बेटी की तरह पाला पोसा था। सुधीर नाना जी जो माँ के चाचा लगते थे, उन्होंने इसी चक्कर में खुद भी देर से शादी की। नानी जी का स्वभाव अच्छा था, जिसकी वजह से अम्मा को आज भी मायके का पूरा सुख मिलता है। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी अम्मा। उनके माता पिता खेत पधार इतना छोड़कर गए थे कि किसी का भी मन बेईमान हो सकता था, पर सुधीर नाना जी ने पाई पाई का हिसाब रखा और अम्मा की पढ़ाई लिखाई के बाद सब कुछ उन्हें सुपुर्द कर दिया। शादी ब्याह में भी
पूरी जिम्मेदारी निभाई। अम्मा अक्सर कहती कि आज के ज़माने में कौन करता है इतना। मुझे तो माता पिता की कमी नहीं होने दिया इन्होंने। तुम दोनों बच्चों का भी ननिहाल तो इन्हीं से है। अम्मा बार बार यही बातें दोहराती तो भैया अक्सर कहता, अब बंद भी करो माँ अपना ये पुराण। फिर कुछ एक साल बाद सुधीर नाना जी रीना मौसी को लेकर उनका एडमिशन करवाने दिल्ली आए, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी रीना मौसी को कॉलेज में हॉस्टल में नहीं मिला तो अम्मा ने उन्हें अपने घर पर रखा और तब यहीं रहकर रीना मौसी ने ग्रेजुएशन किया। साथ साथ रहने के कारण ही नेहा भी उनसे खूब हिली मिली थी। सहेलियों के घर जाना हो, मूवी देखने जाना हो, हर जगह नेहा रीना को जरूर साथ ले जाती। छुट्टियों में रीना मौसी के साथ गांव जाने में बेहद मज़ा आता। सब इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। नेहा दौड़कर बाहर गई। अम्मा भी उसके पीछे हो ली। पूरे 5 साल बाद रीना मौसी आई थी। मौसी को देखते ही नेहा उनसे लिपट गई। अम्मा ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा, अरे रीना, आंखें तरस गई थी तुम लोग को देखने के लिए। वे उनकी दोनों बेटियों को प्यार से भीतर लाने ही वाली थी कि पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्य से पूछा, नेहा, मेहमान नहीं आए? तुम लोगों के साथ उन्हें भी तो आना था ना? नहीं, उन्हें कुछ जरूरी काम से कलकत्ता जाना पड़ा दीदी, इसलिए नहीं आ पाए। रीना मौसी के इस उत्तर से अम्मा आश्वस्त नहीं लगी, पर फिर भी उन्होंने कहा नहीं कुछ, बस चुपचाप रीना मौसी के चेहरे के हाव भाव देखती रही। नेहा, रीना मौसी को कमरे तक ले जाओ और बच्चों को भी नहला धुला दो। नींद आ रही है छोटी को लगता है। दूध तैयार है, पिला दो दोनों को, अम्मा ने कहा। फिर बोली, मैं तब तक रमेश से खाना लगवा देती हूँ, तुम लोगों को भूख भी लगी होगी। यह कहती हुई अम्मा रसोई की तरफ मुड़ गई। सफ़र में थकान होने की वजह से दोनों बच्चों को नींद आ रही थी, तो स्नान के बाद दोनों ने थोड़ा सा दूध पिया और सो गए। बच्चों को सुलाकर रीना और नेहा साथ में डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। खाना पीना हो जाने के बाद ड्राइंग रूम के सोफे पर धंसकर गपियाने का मूड हो आया, सो तीनों वहीं बैठ गई। दीदी, जीजा जी और मनीष नहीं दिख रहे? रीना ने पूछा। मनीष इन दिनों जॉब्स ढूंढ रहा है और इंटरव्यू के लिए मुंबई गया हुआ है और अपने साथ पापा को भी ले गया है। ओह अच्छा, तभी खाली सा लग रहा है, वरना अभी तक मनीष मौसी मौसी कहकर कई चक्कर काट चुका होता। रीना ने कहा, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, अपने बारे में बता। 5 साल हो गए और हम दोनों अपने अपने परिवारों में यूं व्यस्त रहे कि कभी कभार सिर्फ हाल चाल ही ले पाए। इत्मीनान से तो बात ही नहीं हो पाई, अम्मा बोली। क्या बताऊं दीदी, बस सब चल रहा है, रीना मौसी ने कहा। मेहमान जी कब लौट रहे हैं दिल्ली से, रीना? इस सवाल के जवाब में रीना मौसी चुपचाप फर्श की ओर देखती रही। क्या बात है रीना? अम्मा ने चिहुक कर पूछा। सब ठीक तो है ना? दीदी, बहुत लंबी कहानी है, माँ पिताजी से भी कुछ कह ना सकी, पर आज अपने मन का बोझ उतार देना चाहती हूँ, रीना मौसी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। शादी के बाद कुछ दिनों तो सब अच्छा रहा, पर दोनों बेटियों के जन्म के बाद घर में तनावपूर्ण माहौल रहता। सासू माँ तो पहले ही मुंह फुलाए रहती और अब तो रोज ही ताने देती। अजीत का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। पैसों की किल्लत की वजह से घर में रोक चिक होती। बेटियों के लिए ताने सुनकर मैं तिलमिला कर रह जाती, तो अजीत कभी कभी माँ की बातों पर ऐतराज करते और कहते, माँ बच्चों के लिए ऐसे अपशब्द ना निकाला करो, देखना एक दिन ये ही तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। पर स्थितियां हमेशा एक सी नहीं होती दीदी। अचानक बिजनेस में घाटे और पैसों की किल्लत से जूझते अजीत भी धीरे धीरे उदासीन होते गए। दिन पर दिन पैसे कौड़ी को लेकर चिंतित रहते और घर में टेंशन रहता, सो अलग बस दिन कट रहे थे। पर एक दिन औचक ही सबका रवैया बदल गया। घर वालों के हाथ भाव देखकर लगता जैसे कोई जादुई छड़ी मिल गई हो। अचानक ऐसा लगा मानो घर में सभी सहृदय हो गए हों। मुझसे किसी ने कुछ नहीं बताया,
बस आपस में जाने क्या बातें की, और जब मैं सामने पड़ी तो सब चुप हो गए। उस दिन जब अजीत ऑफिस से लौटते समय गरम जलेबियां ले आए और खुश होकर बच्चों को दी, तो मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि चलो अब सब कुछ बदल रहा है। अगले दिन अजीत ने बड़ी संजीदगी से अपने बिजनेस की बहुत बातें मुझसे शेयर की और कहा, रीना, आजकल घर की हालत तो देख रही हो, मैं अकेला क्या क्या संभालूं। देख ही रही हो कि धंधे में भी मुनाफा नहीं है, दाल रोटी भी मुश्किल से चल रही है, बेटियों के भविष्य के लिए भी कुछ जमा नहीं हो पा रहा है। मैं तो बस उनकी बात सुनकर चुपचाप मटर छीलती रही। समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दूं। अजीत ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मेरा एक दोस्त है, वह कह रहा था कि उसकी पहचान वालों में किसी दंपति को बच्चा चाहिए, उसके लिए उन्हें सरोगेट मदर की तलाश है। अजीत की बातों को सुनकर मेरा माथा ठनका। मैंने फौरन पूछा, मैं कुछ समझ ही नहीं, आखिर आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? रीना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। दरअसल वे लोग बहुत अच्छी रकम चुकाने को तैयार हैं और इससे हमारे घर की हालत सुधर सकती है, यदि तुम हाँ कह दो तो। अजीत की बात सुनकर मैंने मटर वाली देगची वहीं पटकी और कमरे के भीतर जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। अजीत मेरे पीछे पीछे आए और मेरे पास बैठकर मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, तुमसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता रीना, बस एक दफ़ा दिल से सोचना, यदि ठीक लगे तभी हाँ करना। मैं चीखी और कहा, तुम इस हद तक गिर जाओगे? मालूम ना था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? उठुल्लू समझ रखा है मुझे? अजीत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मेरे गुस्से को पीते रहे। उस रात मुझे नींद नहीं आई दीदी। मन ही मन मैं अपने आप से ही लड़ती रही। एक मन कहता दोनों बेटियों के लिए कुछ पैसे जुटा लें, दूसरा मन बिल्कुल नकारता रहता। बस इसी ऊहापोह में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब अजीत ऑफिस से लौटे तो उनके साथ एक अपरिचित व्यक्ति था। मुझसे उन्होंने परिचय करवाया। रीना, इनसे मिलो, ये हैं राकेश गुप्ता। बातों ही बातों में उस व्यक्ति ने मुझे सरोगेसी के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत सी बातों से अवगत कराया। बावजूद इसके मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मेरे बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। दूसरे दिन जब अजीत मुझे डॉक्टर से मिलवाने ले गए, वहीं एक दंपति भी आए हुए थे। डॉक्टर ने मेरी खूब अच्छी काउंसलिंग की और उस निसंतान दंपति से भी मिलवाया। बड़ी मुश्किल से मैं तैयार हुई, तब एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसके अनुसार मुझे डिलीवरी के बाद एक तय रकम मिलने की बात कही गई। साथ ही इस दौरान मेरे पूरे परिवार का खर्च भी उठाने का उसमें जिक्र था। दीदी, सच बताऊं तो भीतर ही भीतर मुझे कोई अनजान सा डर खाए जा रहा था, और सच पूछिए तो मुझे सिर्फ अपनी दोनों बेटियों की ही चिंता थी। कई रातों को मुझे नींद नहीं आई, पर अजीत हमेशा मेरे आसपास रहते और मुझे लगातार समझाते, डरो मत रीना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा। पर सच कहूँ तो मुझे अपने प्रति घर वालों का ये प्यार और सहानुभूति व्यवहार सब ढकोसला लग रहा था। बस एक ही सच सामने था, वह था पैसा। बाकी सब व्यर्थ लग रहा था दीदी। तब मैं कई बार आईने में खुद को निहारती, अपनी कोख पर हाथ फेरती। अजीब ऊहापोह थी। अपनी कोख को किराए पर दूंगी, कभी सपने में भी सोचा ना था। फिर एक दिन आया जब मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब दोनों बेटियों को सोता छोड़कर जाने में छाती फट रही थी, पर जी कड़ा कर कर घर से निकली और अस्पताल गई। वहाँ मेरी घबराहट देखकर सिस्टर ने बड़ा हौसला दिया। देर तक मेरी हथेली को सहलाती रही। फिर सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू हुई। गर्भ धारण करने के बाद अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया जाता था। खाना पीना, सोना, उठना, व्यायाम आदि सब डॉक्टर की देखरेख में हो रहा था। 9 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। मेरे अंदर पल रहे शिशु और मेरी सेहत के लिए पूरा अस्पताल, समूचा स्टाफ अलर्ट रहता। मैं कभी अपनी मर्जी से कुछ खा पी नहीं सकती थी। कभी मुझे अस्पताल में रखा जाता तो कभी वहीं पास के रेस्ट हाउस में। इस दौरान
परिवार वालों से भी मिलने की मनाही थी। मैं जब कभी दोनों बेटियों के लिए उदास होती तो सिस्टर मुझे चीयर अप करती और कहती, मैन तुमको खुश होना मांगता, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और बच्चा भी हेल्दी होगा। तब मैं ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देती। खिड़की से बाहर देखती, नीला आसमान कहीं से भी नीला नहीं दिखता। गुलाबी रंग धीरे धीरे सिंदूरी होता हुआ, ठीक मेरे हृदय जैसा। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और प्रसव के बाद मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। हम दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे। बच्चे के माँ बाप आए, उन्हें देखते ही एक बार फिर मेरा मन विचलित हो गया था। मेरे हाड़ मांस से बना मेरा बच्चा मुझे उनके हाथों सौंपना पड़ेगा, यह सोच सोचकर मेरा जी हलकान हुआ जा रहा था। जी चाह रहा था चीखूं, जोर जोर से रोऊं, पर ऐसा कुछ भी करना मुनासिब न था। मेरे घर लौटने का समय हो गया था। एग्रीमेंट के अनुरूप मुझे बच्चा अस्पताल में ही छोड़कर जाना पड़ा। बाहर आई तो अजीत मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आए और सहारा देकर मुझे पोर्टिको में खड़ी कैब तक ले जाकर बिठाया। गाड़ी चल पड़ी। मन कचोटता रहा कि अपनी कोख में पले बच्चे को न जी भर देख पाई, न ही प्यार कर पाई। रास्ते भर सुबकती रही और अजीत मुझे अपने कंधे से लगा प्यार से सहलाते रहे। मुझे मेरी रकम मिल गई थी। घर आते ही मैंने दोनों बेटियों को जी भर कर प्यार किया। माताजी भी खुश दिख रही थी। पर ये सब ज़्यादा दिन नहीं टिका दीदी। एक बार फिर अजीत का रवैया पहले जैसा होने लगा। पैसों को लेकर लापरवाही बढ़ती रही। सासू माँ भी पुराना राग अलापने लगी, पोता चाहिए। हद तो तब हो गई जब अजीत नशे से धुत घर लौटने लगे और अक्सर अम्मा जी ने उन्हीं का पक्ष लेते हुए कहती, जाने कौन सा गम है मेरे पुत्र को, वरना वह तो कभी शराब पीता ही नहीं। सुनते सुनते जब कान पक गए तब एक दिन मैंने चीख कर कहा, मैंने इतने कष्ट सहे सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ना कि किसी के गुलछर्रे उड़ाने के लिए। बात अजीत के कानों तक पहुंची तो नशे में लगे गाली गलौज करने, यहाँ तक हाथ तक उठाने की नौबत आ गई। पर रोज रोज की जिल्लत के बाद इस बार मैंने सोच लिया कि अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब मैं मुड़कर नहीं देखूंगी ऐसी ज़िंदगी को, ऐसे बेदिल रिश्तों को। मैंने बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, जहाँ से भी ऑफ़र मिलेगा ज्वाइन कर लूँगी। अपनी दास्तां ख़त्म करते करते मौसी की आंखों में दर्द तो था, लेकिन आंसू बिल्कुल नहीं, जैसे वे अपने निर्णय के प्रति अडिग भी हैं और आश्वस्त भी। ओ रीना, इतना कुछ झेला तूने और हमें पता तक नहीं, कभी तो बोलती ना बहना। चाचा चाची से ना सही मुझसे तो कहती, एक बार हम लोग भी तुम्हारे ससुराल वालों से बात करके तो देखते। नहीं दीदी, मुझे किसी की भी सहानुभूति नहीं चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास चाहिए, ताकि मैं पूरे आत्मसम्मान से जी सकूं और अपनी दोनों बेटियों को भी लायक बना सकूं। वरना इन लोगों ने तो हमें देहरी पर रखा पाँव पोंछ बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैंने तो हर संभव कोशिश की कि संबंध बना रहे, पर ताली एक हाथ से कब बजी है। और हाँ, नौकरी लग जाए तभी माँ पिताजी को बताऊंगी, वरना वे बेवजह परेशान हो जाएंगे। रीना मौसी, आपके इस साहसिक कदम में हम सब आपके साथ हैं। चलिए थोड़ा आराम कर लें, फिर मेल चेक करते हैं कि कोई इंटरव्यू का कॉल आया कि नहीं। यदि नहीं भी आया तो और भी कई रास्ते हैं। अब आपने ठान ही लिया है तो रास्ते के रोड़े पत्थरों से क्या डरना। नेहा बोली। नेहा और रीना दोनों मुस्कुराती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दोनों कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।